इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात और उधर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से सरकार को रगड़ डाला। दोस्तों, इस वक्त सरकार जबरदस्त तरीके से दो धारी तलवार में चल रही है, या फिर ये कह ले कि घरेलू मोर्चे पर और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जबरदस्त तरीके से चैलेंजेस झेल रही है। दोस्तों, आज दो बड़ी चीजें हुई हैं। एक ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और जो बात हुई उससे बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं, और दूसरा, राहुल गांधी ने आखिरकार उस मुद्दे पर बोला एलओपी के तौर पर, जिसको लेकर मात्र अभी चिंताएं हो रही थी। पहले मैं आपको बताती हूँ पीएम ने ईरान के प्रेसिडेंट से क्या बात की। नवरोज की उन्होंने शुभकामनाएं दी, ईद की शुभकामनाएं दी और ये बताया कि उन्होंने कंडेम किया है अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। उस इलाके में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया, इसकी उन्होंने भत्सना की। हालांकि पीएम ने यहाँ पर ईरान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए ईरान को धन्यवाद किया, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, तब तक ईरान के प्रेसिडेंट ने पीएम के इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया था। जब पीएम का ये ट्वीट आया है उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को किस मोर्चे पर घेरा और वो मोर्चा अब इस सरकार के लिए कैसी बड़ी मुसीबत बनेगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। इससे पहले वो कल बहरीन के किंग से बात कर चुके हैं। परसों उन्होंने कतर के अमीर से बात की थी। तो मिडिल ईस्ट हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो या यूएस, भारत अपना स्टैंड दिखा रहा है कि भाई हम तो सबसे बात कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, हम किसी के एक साथ नहीं हैं। लेकिन ये एक चीज भारत को कहां खड़ा कर रही है, इससे भारत को फायदा क्या पहुंच रहा है, वो सवाल राहुल गांधी ने उठा दिए। हालांकि फिर भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ईरान के एनर्जी सोर्सेज पर हुए हमले को कंडेम किया है, ये इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन भारत का पहला स्टांस तो बताता ही है इस पूरे मामले में। ये भी बताता है दोस्तों कि ईरान की पूरी स्थिति दुनिया भर में कैसे बदल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब ईरान के एनर्जी सोर्सेज पर हमले का जिक्र कर रहे थे, उसको कंडेम कर रहे थे, जापान से ईरान की सहमति बन गई है कि जापान के शिप्स अब ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज से निकालने देगा। यानी कि ईरान अब स्टेट ऑफ हार्मोज को सिलेक्टिवली, स्ट्रेटेजिकली अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही ईरान के प्रेसिडेंट की पीएम से बातचीत की जानकारी आई, राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट आया दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन का ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा मार मिडिल ईस्ट के बाद अगर किसी देश को भुगतनी पड़ रही तो भारत है। वो भारत का जो रुपया है वो लगातार गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। मोदी जी की भाषा में अगर बोलूं तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी कि रुपया ज्यादा गिरेगा। इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 94 पे आ चुका है रुपया, और हर दिन रुपया गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है। अगर लोगों को डर यह है कि अगर 100 टच कर गया रुपया तो फिर इसका बैक कैसा, मतलब वापस कैसे हम जाएंगे इसमें। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार इसको नॉर्मल बता रही है, तो ऐसा नहीं है। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बल्कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, और जो विदेशी निवेश है जो भारत के शेयर मार्केट में बना हुआ है वो उस पर दबाव बनेगा। आगे राहुल गांधी बोलते हैं, यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है, और ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास ना दिशा है, ना रणनीति है, सिर्फ बयानबाजी। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये कि आपकी थाली में क्या बचा है। दरअसल पूरा मीडिया का नैरेटिव, गोदी मीडिया का नैरेटिव और बीजेपी का नैरेटिव यही चल रहा है कि इस वक्त जो है वो मोदी के पीछे खड़े होने का वक्त है, इस वक्त सरकार के पीछे खड़े होने का वक्त है, ये संकट का वक्त है। हालांकि मोदी ने खुद ही अपील नहीं किया है देश से कि संकट का वक्त है और हमें एकजुट होने का वक्त है, लेकिन यही नैरेटिव चल रहा है मीडिया में कि जो इस वक्त है, आप सरकार से सवाल मत पूछिए, पीछे खड़े रहिए, सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी थाली में बचा क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी आखिर सरकार को क्यों घेर रहे हैं। दोस्तों, कोई युद्ध भारत ने तो छेड़ा नहीं, भारत तो इसमें विक्टिम है, ठीक वैसे तो दुनिया के बाकी मुल्क हो रहे हैं। हालांकि इस पर भी लोग कह सकते हैं कि मोदी जी ही ऐसे देश गए थे युद्ध से 2 दिन पहले जिसने युद्ध छेड़ा, इजराइल। लेकिन दोस्तों, अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत से आर्टिकल्स हाल के दिनों में मैं इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रही हूँ जिसमें भारत के रोल को लेकर काफी बातें बोली गई हैं।
जैसे दोस्तों पीएम ने बात की ईरान के प्रेसिडेंट से, तो कम से कम भारत ये हिंट दे रहा है दुनिया को कि हम इंगेज कर रहे हैं ईरान से। लेकिन इस समय जो हालात दुनिया के सामने हैं, इंगेजमेंट से कहीं ज्यादा हर लिहाज से चाहिए कि कोई एक खड़ा हो जो ये बताए कि अब वक्त जो है वो ये वक्त युद्ध का नहीं है, जो मोदी रूस को भी बोल कर आए थे जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। एक्चुअली में इस वक्त ये वक्त था जब मोदी ये बोलते। क्यों? क्योंकि भारत ईरान से भी बात कर सकता है, मिडिल ईस्ट के देशों से भी बात कर सकता है, भारत इजराइल से भी बात कर सकता है, भारत यूएस से भी बात कर सकता है। इस वक्त एक्चुअली में साउथ एशिया की आवाज कौन है, चीन या भारत, उनके बीच में क्लियर स्टैंड पैदा कर सकता था भारत, ये दिखाते हुए कि भले ही इकोनॉमी में चीन हमसे बहुत बड़ा हो, लेकिन सॉफ्ट पावर में और डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजिकली हम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल स्टेट हैं। लेकिन हम ये नहीं कर पाए। उसकी क्या वजह थी दोस्तों? उसकी वजह ये थी कि हमारा 30 से 40% जो एनर्जी है ना, वो उसी रीजन से आता है, चाहे वो गैस हो, चाहे स्टेट ऑफ हार्मोन में फंसे हमारे शिप्स हो। और लॉन्ग टर्म जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल रही है, उसमें हमें ईरान को हर हाल में एंगेज करना पड़ेगा। तब जब युद्ध के 20 दिन में हमें छठे दिन पे याद आया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब की मौत पर कॉन्डोलेंस देनी है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर भारत सरकार काम कर सकेगी। दूसरा दोस्तों, एलपीजी का संकट अगर खड़ा हुआ है तो अब तक तेल का संकट तो खड़ा नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया और प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन एलपीजी तो सबसे पहले महंगी हुई ना। और एलपीजी का संकट है भी देश में। क्यों हुआ ये? हमारे पास अब तक एलपीजी को लेकर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है जो हम पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के साथ कर रहे हैं? हम स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा पाए अपने लिए? 12 साल से एक सरकार देश में है, उसके बावजूद भी ये नहीं हो पाया। तो इसके लिए किससे सवाल पूछे जाएं? भाई, सरकार को अगर आपको जवाबदेह करना है, चेक एंड बैलेंस करना है, तो आपको उनसे सवाल पूछने ही पड़ेंगे ना। तीसरा, इन सब का भारत पर कितना गहरा असर पड़ेगा तब जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा करते हैं। दोस्तों, देश भर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रभावित हुई हैं। रिवर्स पलायन हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोविड के वक्त हुआ था। बहुतायत लोग जो अपने गांव वापस जा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में कामकाज ठप है, क्या वो वापस उस शहर में जाएंगे? क्योंकि वो अगर वो गुजरात में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में, तो वो बिहार में पैसा भेजते हैं परिवार को। ठीक है, ठीक वैसे जैसे मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लोग भेज रहे हैं। तो क्या उस राज्य में इतना रोजगार है? होता तो वो पलायन ही क्यों करते? क्या इसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था तैयार है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने इस तरह की बात बोलकर उस बहस को छेड़ा है कि अब हमें इससे आगे बात करनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। तो हमें पता ही चल रहा है कि सरकार क्या कर रही है, बट सरकार क्या कर सकती थी, सरकार कहां फेल कर गई, और अब जो कुछ भी हो रहा है उसके गंभीर नतीजे कैसे भारत सरकार की वजह से देश को भुगतने पड़ेंगे, वो सवाल राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर आज रुपए का गिरना इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर मनमोहन सिंह के वक्त में कैसे मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि देश झेल नहीं पाएगा? अगर तब मोदी जी बोलते थे कि देश का व्यापारी झेल नहीं पाएगा, तो अब कैसे झेल पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।